गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, अब की बार आपसे मुलाकात काफी दिनों के बाद हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम से हमेशा मुलाकात होगी। हर एक टॉपिक, आपके चैप्टर के हर एक टॉपिक को डील करके यहां वीडियोस अपलोड किए जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। थोड़े से लेट हो गए अब की बार, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। हर एक वीडियोस आप तक जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होते हैं या तो रेस्ट में हो सकते हैं या फिर चार्ज जो है किस में हो सकते हैं, मोशन में हो सकते हैं। अगर रेस्ट में हुआ तो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में। और अगर चार्ज मोशन में हुआ तो मोशन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा और दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। पहला यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म हुआ तब तो वो चला जाएगा किसमें, तब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कर देगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब उसको हम स्टडी करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये इसके बाद वाला चैप्टर है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। किसके बारे में, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में हो तो, यानी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके पहले स्टार्ट हो, हम एक चीज जाने करंट के बारे में। देखिए, दो टर्म आता है यहां पर, एक करंट वर्ड आता है और दूसरा जो वर्ड आता है वो यहां पर एक आएगा इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देखिए, करंट जो है एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो हो जाना। क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, फ्लो ऑफ एनीथिंग। जैसे वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट कहेंगे, ब्लड का फ्लो हो रहा है तो उसको ब्लड करंट कहेंगे। तो करंट जो है एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो हो जाना। बट इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हम सिर्फ किसके फ्लो को स्टडी करते हैं, चार्ज के फ्लो को, ठीक है। इसमें केवल क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। यानी कि इसको डिफाइन करते समय लिखते हैं हम सिंपल कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम, इन पर यूनिट ऑफ टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम। देखो बाबू, करंट में किसी भी चीज का फ्लो हो जाना, कोई भी चीज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको किसमें हम स्टडी करेंगे, उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे हम। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में केवल चार्ज फ्लो होने चाहिए, ठीक है ना। पर यूनिट ऑफ टाइम में क्या फ्लो होना चाहिए, चार्ज फ्लो होना चाहिए। यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीका से इसको कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पर रेट वर्ड लग जाए समझ जाइएगा कि जो क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, इसमें क्या अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है ना, तो उसको टाइम से डिवाइड किया गया। जहां पर रेट लग जाए, ठीक है ना, वहां पर आप समझेंगे कि टाइम से उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आज का जो क्लास होने वाला है वो बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज ज्यादा हम हाई लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। आज का क्लास लगभग आपको 10th की याद दिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 10th के बारे में पढ़ा रहा हूं, 10th क्लास का टॉपिक मैं डील कर रहा हूं, बस बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। कहीं आप ना पढ़े हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर डेफिनेशन में है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम, किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करें तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी, यानी कि Q4 लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन और बाई टी फॉर क्या हो जाएगा, टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया I इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम। चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम।
चार्जेस फ्लोन पर यूनिट ऑफ टाइम, बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसको भी कहा जा सकता है। अब देखो अगर इसका यूनिट देखें हम, यहां पर तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे आ गया, क्या I इक्वल टू Q बाई T। अगर इसका SI यूनिट हम देखें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, Q बाई T, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम क्या, एम्पियर, यानी कि 1 कूलम्ब पर सेकंड इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। अब यहां पर 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल दे क्वेश्चन में कि डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बोलेंगे कि अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा हो, इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज फ्लोइंग इन पर यूनिट ऑफ टाइम, या ऐसे कह सकते हो, इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज फ्लोइंग till the end of 1 second, then the net magnitude of electric current will be equal to 1 ampere। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो नेट मैग्नीट्यूड होगा, नेट जो अमाउंट होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। फिर से 1 कूलम्ब का चार्ज हो, 1 सेकंड का टाइम टेकन हो, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, 1 एम्पियर भी लिख सकते हैं या 1 कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट में 1 एम्पियर नहीं लिखेंगे, ऐसा यूनिट में सिर्फ एम्पियर लिखेंगे हम, या फिर कूलम्ब पर सेकंड लिखेंगे। लेकिन अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे कि अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा हो, तब जो नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 एम्पियर के इक्वल माना जाएगा। फिर से एक बार कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। अगर रेस्ट में हुआ तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर मोशन में हुआ तो 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में फ्लो कर रहा हो तब उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फ्लो हो रहा हो तो उसमें आता है सामने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो नेक्स्ट चैप्टर है, आगे वाला चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले वर्ड करंट को चेक करते हैं कि ये होता क्या है। तो करंट जो होता है वो एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो हो जाना, जैसे वाटर का फ्लो हो जाना, एयर का फ्लो हो जाना, किसी भी टाइप का कोई भी चीज फ्लो हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, हम करंट कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में कोई चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, यानी कि इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे हम। तो चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेकंड में जितने चार्जेस किसी कंडक्टर से फ्लो हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाए, चार्ज को Q से डिनोट किया जाए, टाइम को T से डिनोट किया जाए, तो I इक्वल टू Q बाई T हम लिख सकते हैं, जब Q क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोन हो जाएगा, और T फॉर टाइम हो गया। अगर इसके SI यूनिट के बारे में हम देखें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल टू Q बाई T होता है, Q का यूनिट कूलम्ब और T का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसको लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, व्हिच विल बी इक्वल टू एम्पियर। तो अगर डिफाइन करने के लिए दे दे क्वेश्चन के डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डिफाइन 1 एम्पियर, तो बोलेंगे कि अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा हो किसी कंडक्टर से, if 1 coulomb of charge is flowing till the end of 1 second, then the net amount of electric current, net magnitude of electric current will be equal to 1 ampere। अच्छा, इसमें एक बात सामने आता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप पढ़े होंगे कि डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, एम्पियर होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है ना, चलिए इतना हो गया, मिटाएं से हम, गुड, मिटा रहे हैं, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
कौन सा चैप्टर है बाबू? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज देखना कि यहां पर यूनिट तो हमारे पास निकल गया, क्या एसआई यूनिट क्या लिखा मैंने? एम्पियर लिखा हमने, ठीक है ना? या फिर लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर स्मॉलर यूनिट अगर देखें हम, स्मॉलर यूनिट अगर इसका देखा जाए स्मॉलर यूनिट के रूप में, तो लिख सकते हैं हम मिली एम्पियर, ठीक है ना? और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इसका टू 10 का पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इसका टू 10 का पावर -6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और देखना, जो हमारे डोमेस्टिक एप्लियंसेज होते हैं, घरों में जो एप्लियंसेज यूज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे बल्ब हुआ वगैरह वगैरह, जो भी डोमेस्टिक एप्लियंसेज होते हैं वो लगभग अप्रोक्स 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, लाइटनिंग के द्वारा जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग क्या है? जो थंडर और लाइटनिंग होते हैं ना, वो लगभग 10⁴ एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज करता है, देता है। और हमारे नर्व्स में लगभग 10⁻⁻6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हमारे नर्व्स में लगभग। ये सब किस में है? ये सब अप्रोक्स में है। ये तीनों का तीनों जो वैल्यू है वो लगभग है, अप्रोक्स में है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये कि डोमेस्टिक एप्लायंसेस 1 एम्पियर, लाइटनिंग में 10⁴ एम्पियर और नर्व्स में कितना? 10⁻⁻6 एम्पियर। सब के सब अप्रोक्स में है, एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है ना? अच्छा, क्लियर? इतना क्लियर? चलिए गुड। ये ऐसा यूनिट हो गया, ये अदर स्मॉलर यूनिट हो गए, और ये थोड़ा सा बात था डोमेस्टिक एप्लायंसेस में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, लाइटनिंग 10⁴ एम्पियर। लाइटनिंग क्या है? थंडर और लाइटनिंग जो होता है वो 10⁴ एम्पियर, और हमारे नर्व्स में 10⁻⁻6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है ना? चलिए मिटाएं से हम, मिटाएं बाबू। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप, अब थोड़ा सा 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखना, सब मिलेगा, सब टॉपिक डील होगा, छोटा छोटा हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, हम लोग देखने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट नहीं लिखना है हमें, क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, फर्स्ट नंबर होता है, नंबर 1 में लिख सकते हैं हम एवरेज करंट। एवरेज करंट लिखा जा सकता है यहां पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप आई एवरेज। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट जब निकालना हो तो हम लिखेंगे चार्ज 2 माइनस चार्ज 1 बाई टाइम 2 माइनस टाइम 1, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन चार्जेस बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एवरेज। उसको इलेक्ट्रिक करंट एवरेज कहा जाएगा, ठीक है ना? टाइम का चेंजिंग इसमें जरूरी है, यानी कि चेंज इन टाइम। इसको क्या कहेंगे? ट्रेंगुलर शेप जो है डेल्टा, ये क्या बताएगा? चेंज बताएगा। अच्छा, सेकंड नंबर में बाबू लिख सकते हैं हम इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ इंस्टेंट टाइम या इंस्टेंट प्लेस या इंस्टेंट पॉइंट पर, जो काफी मिनिमम टाइम के लिए आता हो, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा dq बाई dt। यहां पर चार्जेस काफी छोटे हैं तो dq को यूज किया हमने, और यहां पर t भी काफी मिनिमम टाइम के लिए हो रहा था, यहां पर dt हमने यूज किया। तो I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो जाएगा dq बाई dt। dq का मतलब हुआ चार्ज को क्या करना है? हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम जानेंगे। सबसे पहले एक चीज जान लें कि बाबा एक पॉइंट देखना कि ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, अ करेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अ करेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड ट्रांसिएंट करंट। उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसिएंट करेंगे। वह करंट जो काफी मिनिमम टाइम के लिए आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं क्या? लाइटनिंग और थंडर जो होता है उसमें जो करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, आप देखते होंगे काफी मिनिमम टाइम के लिए आता है, ठीक है ना? काफी मिनिमम टाइम के लिए आता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट लेकर के आता है, ठीक है ना? लेकिन ये चूंकि काफी मिनिमम टाइम के लिए आता है तो उसको क्या कहेंगे हम?
ट्रांसिएंट इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जाएगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ठीक है, हमेशा तो नहीं मिलेगा लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिल सकते हैं। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट हुए। पहला इलेक्ट्रिक करंट हुआ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हुआ क्या, इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हमने आई एवरेज निकाला, इलेक्ट्रिक करंट एवरेज निकाला, तो चेंज इन चार्जेस बाय चेंज इन टाइम टेकन, यानी कि लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। वहीं अगर इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें, इंस्टैन्टेनियस निकालें, तो फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब ये जो दो फॉर्मूला है, इस पर एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे दे दे कि इफ चार्ज Q बराबर 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, देन क्वेश्चन दे दे फाइंड नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट इंस्टैन्टेनियस एट टाइम 4 सेकेंड, और दूसरा दे दे इलेक्ट्रिक करंट एवरेज फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में क्या करना है, ये टाइम 1 है और ये कितना है, टाइम 2 है। 0 सेकेंड से कितना, 5 सेकेंड के बीच में इलेक्ट्रिक करंट एवरेज निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकालना है आई इंस्टैन्टेनियस। तो आई इंस्टैन्टेनियस का फॉर्मूला होता है, देखना, डी क्यू बाई डी टी। वैल्यू पुट कीजिए, डी क्यू का वैल्यू कितना है बाबू, यहां दिया है, देखना 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 और बाई कितना, dt। अब अलग अलग करो, इसको लिख सकते हैं d 4t स्क्वायर बाई dt प्लस d 5t बाई dt और प्लस d6 बाई dt। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 4 dt स्क्वायर बाई dt, इसमें 5 dt बाई dt, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अब यहां देखो बाबू, यहां पर 4 रहने देते हैं, 4 इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखो बाबू, अगर ये डिफरेंशिएट करें तो हम 4 का 4 लिख दे रहे हैं, यहां पर कितना dt स्क्वायर है, तो फॉर्मूला देखिएगा, तो x टू द पावर n हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। n के बदले में कितना है यहां पर 2, n के बदले 2 है, x के बदले में t है, और 2 का पावर 2 माइनस 1, t का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, और प्लस 5 dt बाई dt 0 यहां पर आ गया। अब 4 टू जा 8t प्लस 5 आ गया। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इंस्टैन्टेनियस एट टाइम कितना है, एट टाइम 4 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड पर निकालना है। तो बस 4 रख दीजिए, 8 इंटू 4 प्लस 5 यानी कि 32 प्लस 5 यानी कि 37 एम्पियर आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इंस्टैन्टेनियस जो आ गया वो कितना आ गया, 37 एम्पियर। कितना टाइम पर, 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर ये निकल गया कितना, 37 एम्पियर आ गया। तो इंस्टैन्टेनियस जब इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, किसी भी हालत में आपको डिफरेंशिएशन देना होगा वहां पर। अब बात आती है कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालें कैसे, इसको मिटा रहे हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट करें, देखना बाबू। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। अब देखो Q2 यहां पर टाइम कितना 0 है और 5 है, तो ये Q2 कितना पर निकालना है, पहले 5 सेकंड पर निकालना है, फिर Q2 कितना पर निकालना है, 0 सेकंड पर निकालना है। तो पहले कितना निकाल रहे हैं हम, Q2, तो यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, आप क्या करो Q5 कर दो, यहां पर Q0 कर दो, यहां पर T5 कर दो और यहां पर T0 कर दो, ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Q बराबर दिया हुआ है कितना, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो निकाल रहे हैं हम Q5 निकालते हैं। तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 और प्लस कितना 4, तो 5 से 25, 4 से 100 और प्लस 25 प्लस 6
यानी कि हो जाएगा 131 एम्पियर, सॉरी 131 कूलम्ब आ गया यहां पर। अब देखते हैं Q5 तो निकल गया, अब क्या निकालना है आपको, Q0 निकालते हैं। तो फॉर्मूला ये दिया कितना है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये तो 0 प्लस 0 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 6 कूलम्ब आ गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला से I एवरेज इज इक्वल टू Q5 माइनस Q0, अब बाई T5 टाइम तो 5 सेकंड है और माइनस 0, ऐसे कर देंगे हम, 5 सेकंड है ना, कर दिए। अब Q5 कितना है 131 माइनस Q0 कितना है 6 और बाई 5, तो हो जाएगा 125 बाई 5, कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 25 एम्पियर आ गया, यानी कि आई एवरेज कितना निकल गया 25 एम्पियर यहां पर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो दोनों उम्मीदें समझ में आ गया, आई एवरेज यहां पर कितना 25 एम्पियर आ गया, और इसके पहले इंस्टेंटेनियस हम निकाल के बताए ही थे, यानी कि इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन एवरेज निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बस जितने टाइम ड्यूरेशन दिए गए हैं उसमें चार्जेस निकाल लेने हैं, फिर कैलकुलेट कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिटाएं इसे, मिटाएं बच्चों इसे, गुड। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है इसका, आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग ले रहे हैं, बेसिक चीजें जान रहे हैं हम लोग। इसके बाद वाले जो क्लास होंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड होगा, बेहतरीन होगा और आपको समझने के लायक होगा। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा जानेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर को जब तक सेल से कनेक्ट नहीं किया गया रहता है तब तक उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, लेकिन जब इनको हम किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, जब भी इनको किसी भी सेल से कनेक्ट कर देंगे हम, ये पॉजिटिव हो गया कि निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, बस आज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक फिक्स पाथ बन जाता है, और ये फिक्स पाथ कहां से होता है, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है कहां से, माइनस से प्लस की तरफ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखना ध्यान से, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उनके द्वारा भी हम बताएं ना कि किसी भी चीज का फ्लो हो जाना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कहां से, माइनस से प्लस की तरफ, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे हम। वहीं जब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। ध्यान देना, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बाद में पढ़ेंगे कैसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों ऐसा फ्लो होता है, नेक्स्ट क्लास में हमको जानना है, पढ़ेंगे जरूर, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ेंगे वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मिला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मिला, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि डायरेक्शन हो गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव कंडक्टर में फ्लो करेगा, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, यानी कि इसके पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं। फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होकर के कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि ओरिजिनली देखा जाए तो स्केलर नहीं लिख करके इसको लिखा जाता है टेंसर क्वांटिटी, यानी कि अगर ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर और टेंसर तीनों हो तो आप टेंसर पे टिक लगाएंगे, लेकिन अगर टेंसर क्वांटिटी ना हो तो स्केलर और वेक्टर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप स्केलर पे टिक लगाएंगे। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है इसको हम एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जानेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल जानिए कि इलेक्ट्रिक करंट अगर दे दे कि कौन सा क्वांटिटी है, ऑप्शन में टेंसर हो तो आप टेंसर पे टिक लगा देंगे, ठीक है ना। अगर टेंसर नहीं हो तो स्केलर,
और वेक्टर दिया हो तो आप स्केलर पे टिक लगाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मिटा रहे इसे, हम मिटा देते हैं। जानते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। सो देखिए बाबू, जैसे कि जब हम सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है 4 एम्पियर का, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे दिया गया 3 एम्पियर का, तो निश्चित रूप से दोनों का ज्वाइंट किया जाए तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो 7 एम्पियर का आएगा। जैसे मान गए यहां से ये 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया, यहां से ये 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना के इक्वल जाएगा? ये 7 एम्पियर के इक्वल निकलेगा बाहर, अगर यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़े हैं कि अगर इसको वेक्टर ए मान लें, इसको वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने के लिए? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना? कॉस थीटा। तो रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री मैंने रख दिया हुआ है 90 डिग्री यहां पर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और cos 90 जीरो होता है, टोटल टर्म जीरो, यानी कि रूट अंडर आ गया 25 यानी कि 5 एम्पियर। तो अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इसको जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर आ रहा है। लेकिन जब दो तार को कनेक्ट किया जाएगा, दो कंडक्टर का, तो रिजल्टेंट इस दोनों के स्केलर सम के बराबर होगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको स्केलर के हिसाब से जोड़ते हैं। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम कि इट डजंट फॉलो, इसको लिख सकते हैं इट डजंट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट adds up like a scalar, so it is a scalar quantity, so it is a scalar quantity। इसलिए कौन सा क्वांटिटी है? इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ओरिजिनली ये कौन सा क्वांटिटी है बाबू? टेंसर क्वांटिटी है, याद रखना, टेंसर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे इसी पर गलती कर जाते हैं कि मान के दिया रहता है स्केलर दिया रहेगा, फिर वेक्टर दिया रहेगा और टेंसर दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे? स्केलर पर टिक लगा दोगे, जो कि गलत है। ओरिजिनल क्या होगा? टेंसर होगा। लेकिन अगर टेंसर नहीं दिया हुआ हो, स्केलर और वेक्टर में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? हम स्केलर को सिलेक्ट करेंगे। तब आपको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मिटाएं से, चलो गुड, अच्छी बात है। चलो आज के लिए एक लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, ध्यान देना कि थोड़ा सा समराइज कर दें। क्या जो पढ़े हम लोग थोड़ा सा समराइज कर दें कि क्या क्या पढ़े। सो फॉर्मूला क्यों समराइज कर रहे हैं? आई इक्वल टू पढ़े हम लोग Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम। एक चीज जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है NE, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू NE बाई टी, जहां पर E जो होगा वो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद पढ़े I एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन चार्जेस बाय चेंज इन टाइम। उसके बाद I इंस्टेंटेनियस को पढ़े हम dq बाई dt, इतना पढ़ लिए। अच्छा, एक चीज क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ बना करके घूम रहा हो विथ रेडियस r, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो रेडियस r के साथ में। सपोज करो यहां पर रेडियस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पिचक गया है, रेडियस r के साथ घूम रहा हो, ठीक है ना। यहां पर पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करो, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर पूछे कि कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले यहां पर हम एक चीज निकालेंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ध्यान देना,
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी बराबर, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहां से अगर टाइम निकालें तो डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पर एक बार घूम रहा हो तो उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी भी मान लिए। अच्छा, अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाले, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई टी, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा v बाई 2 पाई आर हो गया। अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा I, तो हम लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं I एट एनी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना हुआ तो लिखेंगे चार्ज फ्लो, फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर चार्ज फ्लो, इसको यहां पर ज्यादा अच्छा है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्लियर समझ में आएगा। यहां पर लिख सकते हैं हम I एट एनी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज फ्लो इन 1 रिवॉल्यूशन, ध्यान देना इस पर बाबू, इनटू चार्ज फ्लो इन 1 रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब करें चार्ज फ्लो इन 1 रिवॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बार रोटेट कर जाता है तो चार्ज कितना फ्लो होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो लिख सकते हैं E इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी f, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी f, तो I इक्वल टू फॉर्मूला आ गया E इंटू f। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, I इक्वल टू हो गया E इंटू f, तो E रहने देते हैं, E फॉर क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घुमा है तो उसके द्वारा जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना के बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। और फ्रीक्वेंसी यहां का फॉर्मूला कितना, v बाई 2 पाई आर, यानी कि फॉर्मूला आ गया EV बाई 2 पाई आर इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए, कहां पर, सर्कुलर पाथ पर। अच्छा, एक चीज चलो देखते हैं, छोटा सा चीज वहां से उठाते हैं हमारे पास। I इक्वल टू बाबू कितना है, I इक्वल टू है EV बाई 2 पाई आर, तो E बाई 2 पाई आर इंटू अगर V का वैल्यू पुट कर दें, अगर यहां से V निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई टी, तो लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, कितना हो गया, E बाई टी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बराबर E बाई टी। E क्या होगा, चार्ज है किसका, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना टाइम, तो यहां चार्ज बाई टाइम यहां पर भी आ गया, यहां पर भी क्या था, चार्ज बाई टाइम ही था ना, बस क्या था यहां पर Q के बदले में हमने क्या लिख दिया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है विथ रेडियस r, रेडियस r के साथ घूमे, रेडियस r के साथ घूम रहा है, तो देखो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो और टाइम दिया रहेगा, कितने टाइम तक घूमा हो, इतना कैलकुलेट करेंगे। अगर EV बाई 2 पाई आर ये भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन अगर E पता हो, V पता हो और R पता हो तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर दो ही चीज दिया रहे, E दिया रहे, T दिया रहे, तब इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो सीधा I इक्वल टू क्या कर देंगे, E बाई टी कर देंगे, सिंपल है। I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, यहां पर भी I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ फार्मूला देखें, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हमने जाना आज बहुत सारा, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू NE बाई टी, I एवरेज डेल्टा Q बाई डेल्टा T, I इंस्टेंटेनियस dQ बाई dt, I इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है। फिर I इक्वल टू E बाई T, इस तरह हिसाब से T इक्वल टू 2 पाई आर बाई V, फ्रीक्वेंसी 1 बाई T यानी कि V बाई 2 पाई आर, इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने देखा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है वो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट क्यों होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तब तक के लिए खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू।